एक्टिंग का कोई मुकाम नहीं होता। सर, जिस साल इनका जन्म हुआ था उससे 10 साल पहले आपका डेब्यू था। एज का महत्व नहीं होता, एज का बड़ा महत्व होता है। तो मेरा अपना ही मानना है कि वो कंटेंट ही होता है, वो कथा ही होती है, वो कथा वस्तु ही होती है जो, और वही कथा चलती है जिसे देखकर हमारी व्यथा समाप्त होने लगे। बिल्कुल। मिस्टेक एंड एरर दो अलग अलग चीजें हैं। होता क्या है, इस फिल्म में ये बात कही गई है कि एरर एरर है, उसको मिस्टेक के रूप में कन्वर्ट ना करें। मतलब मेरा ये मानना है सर कि मतलब मैं कभी भी कोई फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि 5 में से 5 कुछ नहीं होता। जीवन और फिल्मों में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश। और मेरा ये मानना है कि देखिए और उसके बाद तो भरपूर सराहिए या भरपूर उसकी आलोचना कीजिए, या उसको अगर आपको कंडेम करना है तो कंडेम करिए, लेकिन देखने के पश्चात मेरा ये मानना है कि हम और आप सिर्फ यंत्र हैं। कोई और है जो आपके अंदर से बोलता है, कोई और है जो आपके अंदर से देखता है, कोई और है जो आपके अंदर से वो तमाम चीज़ें करता है। तो ये निर्णय उसका होता है कि इस यंत्र के माध्यम से उसको इस समय क्या काम करवाना है। अक्सर हीर का नाम जब आता है तो रांझा का नाम आता है, बट यहाँ राणा जी साथ में आए हैं। और ये एक सीक्रेट है एज पर यू। सर, क्या सीक्रेट है, बताइए। कुछ नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं। जो सीक्रेट है वो 12 सितंबर को बिल्कुल आपके सामने, आपकी आंखों के सामने होगा। एक बहुत अद्भुत फिल्म है, बड़ी साफ़ सुथरी और पारिवारिक फिल्म है। अब इसमें साफ़ सुथरी पारिवारिक इसलिए टैग करना पड़ रहा है हमें कि साफ़ सुथरी पारिवारिक कहने का मतलब ये है कि आप अपने 4 साल के बच्चे से लेके 40 साल की उम्र के युवा और 80 और 85 साल के माता पिता यदि आप हैं, तो सबके साथ आप बिना किसी संकोच और झिझक के इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि ये जो फिल्म है हमारी, वो बड़ी भावना प्रधान फिल्म है। और हालांकि हर फिल्म में भावना प्रदान होती हैं, लेकिन इस फिल्म में जब आप देखेंगे तो आप इस फिल्म की यात्रा को कि कैसे थकना नहीं है, और जीवन में जो आपके भाव होते हैं और आपका प्रेम होता है, और जो आपकी अगर अपने किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपके अंदर ललक है, तड़प है, तो आप जीवन के अंत में या जीवन में उस चीज़ को प्राप्त करके आनंद में ही रहते हैं। तो एक आनंद के लिए यात्रा नहीं है, ये आनंद से की गई यात्रा इस हीर एक्सप्रेस में। आपके साथ जब बैठो तो बहुत सारी ऐसी लाइनें नई नई सीखने को मिलती हैं। आपकी फिल्म देखो, आपका प्ले देखो, तो ये एक मेरे लिए भी एक होता है ना, इवोल्यूशन हो जाता है हमारा कि आज ये सीखा। क्या बात। एक मैंने पिछले आपके प्ले से सीखा कि शत्रु जो है वो तिरस्कार का पात्र नहीं होता, नमस्कार का पात्र होता। तो उसके बाद से जो है शत्रुओं को लेके मेरी सोच बदल गई। क्या बात है। और शत्रुओं को सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित मत रखिएगा। शत्रु हर वो व्यक्ति भी हो सकता है, स्थिति भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है, वो चैलेंजेस भी हो सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रही हैं, उन तमाम चीज़ों को हम और आप जो भी बाधा होती है उसे हम शत्रु मानते हैं। तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, विजय हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसे स्वीकार करें और उसको नमस्कार करें। बिल्कुल। तो कितने शत्रुओं को आपने पार किया, कितनी बाधाओं को पार किया कि एक आपके नाम से फिल्म हीर एक्सप्रेस, हीर इज योर नेम, तो एक बड़ी बात होती है कि लीड कैरेक्टर यू आर प्लेइंग और फिल्म का नाम भी जो है वो आपके कैरेक्टर के नाम पर। तो कितने शत्रुओं को पार करके आप यहां तक पहुंची? मैं ये मानती हूँ कि इस फिल्म में मुझे जितना प्यार मिला और जितना मुझे सपोर्ट मिला, मेरे आसपास जितने भी मेरे शत्रु थे, आई थिंक वो वैनिश हो गए। जितनी भी चैलेंजेस आने में भी चाहिए थे, सिंस दिस इज़ माय डेब्यू फिल्म, आई थिंक उमेश सर जो हमारे डायरेक्टर है, आशुतोष सर, गुलशन सर, संजय सर जो मेरे को एक्टर हैं, प्रीत, इन सभी ने उन चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया फॉर मी। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर रहा। सर, जिस साल इनका जन्म हुआ था उससे 10 साल पहले आपका डेब्यू हुआ था। तो जब एक नई एक्ट्रेस आती है सामने, तो जाहिर तौर पर अब आपका कद बहुत बड़ा है एज एन एक्टर, तो उनको कंफर्ट कैसे करते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में डर तो रहता है कि अरे मुझे आशुतोष राणा के सामने एक्टिंग करनी है, संजय मिश्रा के। तो आपका क्या तरीका होता है कि भाई उनका जो मन है उसे शांत कर दिया जाए?
देखिए क्या होता है कि हम और आप जब जन्म लेते हैं इस जगत में, तो हमें जन्म देने वाले माता पिता हमसे 20-25 वर्ष बड़े होते हैं। तो उस बच्चे को जब सबसे पहले रोता है उसको भय होता है, और आपने देखा होगा कि पूरी प्रक्रिया में बड़े लोग जो होते हैं वो जब नीचे झुकते हैं और नीचे झुककर बच्चे को उठाकर वो अपने से ऊंचा बना देते हैं। तो ये झुकने, उठाने और ऊंचा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ये हमको और आपको सबको बाई बर्थ मिलती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो भी, हम भी तो कभी नए थे, हमको भी तो किसी महेश भट्ट साहब ने, किन्हीं तनुजा चंद्रा ने, किसी काजोल ने, किसी संजय दत्त ने मुझे वो कंफर्ट दिया होगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे अपना साझा करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती कि अभिनय में एज का महत्व नहीं होता, एज का बड़ा महत्व होता है। तो जैसे जैसे आप, एक होता है कि आप बूढ़े होते हैं उम्र के साथ, और एक होता है कि आप बड़े होते हैं उम्र के साथ। और अगर हमने चुनाव किया है बड़े होने का, और बड़ा व्यक्ति वही होता है जिससे मिलके आपको छोटेपन का एहसास ना हो। यदि आपको छोटेपन का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बड़ा व्यक्ति हो सकता है कि धनवान हो, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा नहीं है। तो बड़े, मेरा ये मानना है कि ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनके जीवन में वो सहजता प्रदान करें, उनको गलती करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। और जब आप गलतियों करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो जो नई चेतनाएं होती हैं वो जीवन में चमत्कार करती हैं। और वैसा ही मुझे लगता है कि दिविता के साथ हुआ, क्योंकि हमारा ये मानना कि गंगा जी जब निकली थी तो गंगोत्री से निकली, और गंगोत्री की जो धारा है उसको आप एक पैर से फलांग सकते हैं, इतनी पतली है। लेकिन जब उसका विस्तार, उनका विस्तार, उनके अंदर बहने की क्षमता थी निरंतर, जो पहाड़ रास्ते में आए, जिनको काट सकती थी काट दिया, जिनको नहीं काट सकती थी उनकी परिक्रमा करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आगे बह गई। और जब गंगा सागर पहुंचती हैं तो उसी गंगोत्री को आपको स्टीमर से पार करना पड़ता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी शुरुआत जो होती है वो बड़ी निर्मल होती है, बड़ी सहज होती है, सरल होती है। और उसमें जब बड़े बड़े पहाड़ सहयोग करते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां सहयोग करती हैं, तो फिर हम व्यक्तियों को तो निश्चित रूप से करना चाहिए। देवता, आपके लिए कितना टफ रहा? मतलब एक होता है आशुतोष राणा भी सामने है, संजय मिश्रा भी हैं, गुलशन ग्रोवर, आपने बचपन में देखी होंगी फिल्में, दुश्मन उश्मन देख के तो डर गई होंगी आप भी कि भाई मतलब वो कहीं, क्योंकि हमारा तो वो था ना कि इमेजिनेशन ही इनको लेके वैसी थी कि एकदम खौफ वाली इमेजिनेशन कि भाई ये आदमी जो है आप बहुत खराब आदमी है, ठीक है, कि मतलब हम तो विलन को विलन ही समझते थे पहले, तो पता नहीं होता था क्या ये एक्टिंग हो रही है, क्या हो रही है। तो आपका क्या इमेजिनेशन क्या था, एंड हाउ यू कोप अप विद दिस कि भाई इनके साथ मिली, फिर क्या हुआ संजय सर के साथ, गुलशन सर के साथ? तो जब उमेश सर ने मुझे बताया कि फिल्म में आशुतोष सर होंगे, गुलशन सर होंगे, संजय सर होंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ऑफ कोर्स, बिकॉज बड़े होते हुए मैंने इतनी फिल्म्स देखी सबकी, एंड टू शेयर द स्क्रीन विद देम, एंड ऑल्सो माई इन द फर्स्ट फिल्म आई वाज वेरी एक्साइटेड। और सर से मेरी पहली मुलाकात हुई उमेश सर के ऑफिस में जब हम रीडिंग के लिए गए थे, और I was just taken back because how much I've seen him on the screen. I think वो जो एक villain वाली image set थी, I really want to say that Sir in real life is a very very kind and a very polite person. और from day one I feel Sir ने मुझे as a daughter treat किया है, on set and also like on and off camera both. तो मेरा फर्स्ट डे बहुत नर्वस रहा सर के साथ जब हम लंदन में शूट कर रहे थे। कितने टेक लिए? टेक तो हमने इतने नहीं लिए, बिकॉज जस्ट लाइक सर सेड, वो इतना कंफर्ट प्रोवाइड किया सिंस डे वन दैट वो नर्वसनेस बहुत जल्दी कब एक्साइटमेंट और कब लर्निंग में कन्वर्ट हो गई, आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड। और सर के साथ हर एक सीन करते हुए मैंने इतना कुछ सीखा, सर के बिना सिखाए जितनी भी सर ने छोटी टिप्स दी वो अपने पॉइंट्स ऐड किया। आई थिंक दैट एडेड सो मच इम्पोर्टेंस फॉर मी एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज अ पर्सन। आपको लगता है एज एन एक्टर जब आप इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो फर्स्ट फिल्म में ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो रेस कर देते हैं कि हाँ एक्टिंग का स्टैंडर्ड। मैं एक अगेन मैंने जब प्ले देखा आपका, तो उसमें ऑडियंस के साथ आपका एक बड़ा सटल इंटरेक्शन होता है, आप एक लुक देते हैं, ठीक है, एक पॉज आता है 20 सेकंड का या शायद 25 सेकंड का, और सब लोग जो हैं वो हंसने लग जाते हैं।
तो वो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं, आपने कुछ एक्टिंग के नुआंसेस लगा कि पहली फिल्म आ गई है तो शायद मेरा स्टैंडर्ड जो है वो पहले से ही ऊपर हो गया? नहीं, आई डोंट फील सो, बिकॉज आई थिंक एक्टिंग इज़ वन प्रोफेशन जहाँ सब में उतना ही टैलेंट है, हर किसी का टैलेंट की एक रिस्पेक्ट है, उनके क्राफ्ट की एक रिस्पेक्ट है। बट डेफिनेटली आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, तो आई थिंक मेरा स्टैंडर्ड उस चीज़ में डेफिनेटली सेट हो गया है। बिकॉज हर एक सीन में, हर एक न्यू इंटेंस इमोशन में मैंने सर से, गुलशन सर से, संजय सर से, मेघना मैम से, उमेश सर से, आई थिंक इतना कुछ अब्जॉर्ब कर लिया है दैट डेफिनेटली व्हेन आई डू द नेक्स्ट फिल्म आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर एवरी टाइम। सर, अब जो एक दौर चल रहा है, हम इस दौर में देख रहे हैं कि कंटेंट अगर है तो वो चीज़ चल रही है, चाहे उसमें कोई बड़ा स्टार है नहीं है, चाहे उसका बजट 300-400 करोड़ की फिल्में पिट रही हैं, 30 करोड़ वाली फिल्में, महाअवतार नरसिम्हा हमने अभी एक रीसेंट एग्जांपल देखा कि मतलब ज़बरदस्त चली, वो 300 करोड़ कर दिया उसने। तो ये जो सिनेमा का दौर है, इसमें नए आर्टिस्ट के लिए आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है और वो कितना खुद को इस फेज को यूटिलाइज कर सकते हैं? आप देखिए, लोग जब आए थे जी, मुश्किल था। जी, मुश्किल इसलिए था क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, माध्यम सीमित थे। भाई हमसे पहले तो जो लोग आए थे उस समय तो टेलीविज़न भी नहीं था। तो अगर आपको अभिनय करना है तो सिर्फ फिल्में हैं, फिल्मों में ही आपको अपनी जगह बनानी होगी, या नाटक थे। लेकिन जब हम आए तो हमारे पास, उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के रूप में एक टेलीविज़न भी आ गया था, तो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हुए। उसके बाद हमारे रहते रहते पता लगा कि दूरदर्शन के अलावा जी ऐप भी आ गया, फिर स्टार भी आ गया, फिर कलर्स भी आ गया, तो आपके पास ऑप्शन खुलते चले गए। अब बोले कि OTT भी आ गए, तो और आपके पास ऑप्शन खुल गए हैं। फिर बोले अच्छा OTT, तो फिर YouTube भी आ गए हैं। तो अब आपकी अपनी कला को व्यक्त करने के लिए इतने सारे माध्यम हैं कि अब आपके अंदर उस किस्म का जिसको ये कहें कि आपकी कला अनदेखी चली जाएगी, ऐसा भय नहीं रहता है। तो और कला को शुरू से मार्ग मिलते चले गए हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि कंटेंट हमेशा से चलता है। कभी कोई फिल्म है कि बिना कंटेंट की भाग्यवश कभी चल जाए बाय चांस, और जो चल जाती है तो फिर उसमें हम कंटेंट ढूंढ लेते हैं। लेकिन चलता हमेशा से कंटेंट ही रहा है। एक होती है फिल्म और एक होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट का संबंध जो होता है वो बाजार से होता है, और फिल्म का संबंध जो होता है वो परिवार से होता है। और परिवार ही होता है जो कहीं ना कहीं, परिवार से मतलब समाज, परिवार से होता है। तो परिवार ही होता है जो किसी फिल्म को चलाने का, या किसी चलने का मतलब क्या होता है कि वह फिल्म या वह कृति आपके मस्तिष्क में सिर्फ सिनेमा हॉल तक ना रहे, सिनेमा हॉल से चल के वो आपके घर में भी आ जाए और कहीं ना कहीं आपके चित्त, चरित्र और चिंतन का हिस्सा बन जाए। तब वो फिल्म चलने का हम और आप ये कहते हैं कि ये फिल्म चली है। तो मेरा अपना ही मानना है कि वो कंटेंट ही होता है, वो कथा ही होती है, वो कथा वस्तु ही होती है जो, और वही कथा चलती है जिसे देखकर हमारी व्यथा समाप्त होने लगे। लेकिन अगर किसी कथा को देखकर हमारी व्यथा समाप्त नहीं हो रही तो वो कथा मतलब हमारा आना भी महत्वपूर्ण नहीं रहता और हमारा जाना भी महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि हमारा रहना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, चूँकि बाजारवाद के दौर से हम और आप गुजरते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी फिल्म की सफलता को उसकी कथा से नहीं, उससे अर्जित धन के माध्यम से हम उस चीज़ का वैल्यूएशन करने लगे हैं कि कितने करोड़ में बनी और उसने कितने करोड़ कमाए। इससे हम कथा, फिल्म का बड़ापन या फिल्म का छोटेपन का वैल्यूएशन करते हैं। मेरा मानना ये है कि कितने करोड़ की अपेक्षा, मैं शुरू से इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ कि आपने क्या कहा और कैसे कहा, वो कितना महत्वपूर्ण है। उस चीज़ के ऊपर हमेशा से चीज़ें चलती रही हैं। और वो एक अलग बात है कि आज की तारीख में क्या होता है कि हम बड़ेपन से चमत्कृत होते हैं, हम धन की चकाचौंध से। तो आप किसी की आंखें चुंधिया तो सकते हैं, लेकिन आंखें खुलेंगी ना उसके बाद। तो जब लाइट पड़ती है आँख के ऊपर तो उस समय कुछ दिखाई नहीं देता और हमको सिर्फ चमक में रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमें दिखाई देता है तो हमें अंधकार दिखाई देता है। तो वास्तविकता हमें उस मोमेंट पे समझ में नहीं आती। वो वास्तविकता जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ कुछ
कुछ था, हमारी आंखों की रोशनी ही जो है वो चौंधे आ गई। तो मेरा अपना ये मानना है कि चकाचौंध की अपेक्षा कहीं ना कहीं जिसको हम और आप कहते हैं कि चित्त का संबंध, तो जब तक चित्त नहीं लगता, बात वित्त की हम और आप करते हैं क्योंकि हमको फिल्म को बाजार में उतारना है। मेरा ये मानना है कि जो भी फिल्म मेकर फिल्म को परिवार में उतारता है वो वित्त की बात नहीं करता, वो चित्त की बात करता है। तो जैसे अभी हमने दुश्मन का जिक्र किया, हमको नहीं पता उसने 300 करोड़ किए थे, 200 करोड़ किए थे या कितने करोड़ किए थे, बट वो फिल्म कहीं ना कहीं जो अगर आपको दिखता है वो किरदार जरूर दिमाग में आता है। तो ये जैसा कि सर ने कहा परिवार में उतरनी चाहिए, बाजार में नहीं उतरनी चाहिए। तो हीर एक्सप्रेस जो फिल्म है एक शुद्ध वेज सात्विक, एकदम बिना लहसुन और प्याज के, ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मसाले बहुत हैं, बट ये डेफिनेटली एक साफ़ सुथरी पारिवारिक फ़िल्म है। और उमेश सर ने जब ये नरेशन किया था इस फिल्म का, तो सर ने हीर के बारे में इतना सुंदर से डिस्क्राइब किया था मुझे। उन्होंने बोला कि हीर एक टिपिकल पंजाबी लड़की है जो अपने फैमिली से बहुत क्लोज़ है और वो अपने मामाओं के साथ रहती है एंड अपनी माँ का सपना पूरा करना उसका एक गोल है लाइफ का। एंड द होल मूवी इज़ बेस्ड अपॉन कि फैमिली की इम्पोर्टेंस कितनी है आपकी लाइफ में। एंड यू नो आपके जितने बड़े सपने हैं, अगर फैमिली का साथ आपके साथ है और अगर उनका भरोसा आपके साथ है, सो यू कैन अचीव एवरी ड्रीम ऑफ योर लाइफ। इस फिल्म में ये भी चीज़ है कि आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए। जब आप बच्चों स्वतंत्रता कब देते हैं? जब आपको अपने बच्चों के ऊपर विश्वास होता है, लेकिन वो विश्वास भी आपको ही देना पड़ता है। तो जब आप अपने बच्चे के अंदर विश्वास पैदा करते हैं तो फिर वो स्वतंत्रता के मूल्य को समझता है और वो स्वच्छंदता की तरफ नहीं जाता, क्योंकि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रीडम एंड फ्रीक आउट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब आप विश्वास जनरेट करते हैं अपने बच्चों के अंदर, अपनी नई पौध के अंदर, तो फिर वो स्वतंत्रता के सही मूल्य को पहचानते हैं। दूसरा, उसमें इस फिल्म में जो महत्वपूर्ण बात है हीर एक्सप्रेस में, वो ये है कि आप जजमेंटल मत होइए। आप बच्चों को गलतियां करने की स्वतंत्रता दीजिए। आप देखेंगे कि जिस पल बच्चे को गलती करने की स्वतंत्रता मिलती है, फिर वो और उसकी गलती का वैल्यूएशन नहीं करते, हम जजमेंटल नहीं होते, तो फिर वो बच्चा गलती करता ही नहीं है। गलती फिर वैचारिक रूप से ही होती है, जब कर्म में बदलती है तो फिर उससे चूकें नहीं होती। एरर और गलती, मिस्टेक एंड एरर दो अलग अलग चीज़ें हैं। होता क्या है, इस फिल्म में ये बात कही गई है कि एरर एरर है, उसको मिस्टेक के रूप में कन्वर्ट ना करें। हम और आप जब हम कोई मशीन है, फ़ोन है, उसमें भी अचानक एरर आ जाता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ोन के अंदर, क्या हम उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मानने लगते हैं? नहीं, हम ये मानते हैं कि अरे सिग्नल नहीं था, यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया होगा। झंझट ये है कि इस फिल्म में ये बताया गया है कि एरर को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के तौर पर आप प्रस्तुत मत कीजिए। आप देखेंगे कि फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है, हम और आप सब इंस्ट्रूमेंट के तौर पर है, अगर देखें तो फिर वो आप अपना बेस्ट देंगे। और बेस्ट देने की प्रक्रिया के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को वो विश्वास देना पड़ता है। तो इस फिल्म की पूरी हीर एक्सप्रेस, अब एक्सप्रेस के कई अर्थ हो सकते हैं, हम एक्सप्रेस से ट्रेन भी कर सकते हैं। मैं इसका जिस तरीके से लेता हूँ वो एक्सप्रेशन से लेता हूँ कि हीर के जितने एक्सप्रेशन हैं वो सब उसमें एक्सप्रेस कर रही है इस फिल्म के अंदर। तो जितने भी आपके इमोशन हैं, हम और आप जो पूरा का पूरा जीवन है वो हमारा एक्सप्रेशन पर ही तो है। परमात्मा ने चेहरा सबको दिया है, लेकिन इस चेहरे का वैल्यूएशन इस चेहरे के ऊपर आए गए एक्सप्रेशन से करता है आदमी। क्या आप प्रसन्न हैं, क्या आप गुस्सा हैं, क्या आप दुखी हैं, क्या आप चिढ़े हुए हैं या आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये हमारे हाथ में चेहरे की बनावट तो भले ही ना हो, लेकिन हमारे पास एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता अवश्य है कि हम अपने इस चेहरे को अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से एक्सप्रेसिव बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी फिल्म कहीं ना कहीं मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ शूट करते समय। जी देवता, एक मुझे इसमें एक वाइब आई, जब वी मेट, आपने देखिए जब वी मेट की गीत वाली वाइब मुझे इसमें आई कि वो भी एकदम मस्त मौला लड़की है, सब करती है, तो उससे कुछ मिलता जुलता है। अगर है तो अच्छी बात है, मतलब कोई खराबी नहीं अगर अच्छे किरदार से हम। और दूसरा, घुड़सवारी आपने सीखी, खाना बनाना सीखा, वैसे भी बनाती हैं?
तो इसका डेफिनेटली जब वी मेट की गीत उमेश सर जब ये नरेट कर रहे थे उन्होंने गीत का ही रेफरेंस दिया था बिकॉज हीर एक बहुत ही खुले दिल वाली और उसको ज़िंदगी जीने का शौक़ है, उसको प्यार बांटने का शौक़ है एंड मुझे खाना बनाना इतना पसंद है एंड यस मैंने हॉर्स राइडिंग इस फिल्म के लिए सीखी है एंड फॉर समवन जिसने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला उसने सीधा एक्वेस्टेरियन स्पोर्ट से स्टार्ट किया. इट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी. मैं कहीं बार गिरी, कहीं बार उठी भी, बट आई थिंक वो जो हीर की एक कैरेक्टरिस्टिक है टू नेवर गिव अप, टू ऑलवेज फाइट, जो आपका सपना है उसके लिए, आई थिंक इट जस्ट मेड इट ऑल पॉसिबल फॉर मी. एक चीज़ और, जो इसका ट्रेलर जब आया तो एक बड़े सारे कमेंट्स उसमें आपके लुक्स को लेके आए, यार बड़ी क्यूट है यार, तो कुछ रिश्ते विश्ते भी आए खूब सारे उसके बाद से? नहीं, अभी आई एम एक्चुअली जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन. अरे यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ना, बट बॉयज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर लुक्स ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. जो डीएम्स की संख्या बढ़ी, DMs की संख्या बढ़ी, बट आई थिंक लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया है फॉर द वर्क, फॉर द मूवी एंड द ट्रेलर एंड द सॉन्ग्स, और जितना भी हमारी टीम ने मेहनत की है उसके लिए जो हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ लॉट फॉर मी. सर आप जहाँ पे खड़े हैं अभी एक्टिंग के मुकाम पे, और दिविता जहाँ पे अभी खड़ी हैं, आई थिंक उनकी शुरुआत है और आप एक मुकाम पे पहुँच चुके हैं. आपने जब फिल्म देखी या आपने जब रशेस देखे तो कितना, कैसे आंकेंगे आप इनको, क्या टिप्स क्या देंगे कि आगे ये हुआ, इसके बाद आगे की राह जो है? इसमें आपकी इस बात में सिर्फ एक चीज़ का संशोधन कर रहा हूँ. एक्टिंग का कोई मुकाम नहीं होता. एक्टिंग एक सतत यात्रा है. अगर कोई अभिनेता ये कहे कि मैंने कोई मकाम अर्जित कर लिया है, तो आप ये समझिए कि उसके पश्चात उसकी अभिनय की यात्रा समाप्त हो गई. मतलब वो एक डेस्टिनेशन होता है कि अब इसके बाद जो रेलगाड़ी है वो ट्रैक बदलेगी. तो मेरा अपना ये मानना है कि इसमें कोई मकाम नहीं होता, एक सतत यात्रा है. सतत यात्रा में हम चल रहे हैं. और ये हमारे, चाहे क्रिकेट टीम देख लें आप, तो किसी सुनील गावस्कर, कपिल देव के साथ किसी सचिन तेंदुलकर को उतारा गया, फिर किसी सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली के साथ किसी महेंद्र सिंह धोनी को उतारा गया, फिर किसी महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ के साथ आप किसी विराट कोहली को उतार देते हैं. तो ये तो प्रक्रिया का एक, किसी भी सामाजिक प्रक्रिया का ये आवश्यक अंग है कि बड़ों को उन प्रतिभाओं को अपने साथ मिला के उनको अपने कंधे के ऊपर खड़ा करना पड़ता है. और जब वो बड़े जैसे ही प्रतिभाओं के साथ मिलते हैं, वो देखते हैं कि वो प्रतिभाएं अपने आप बड़ी हो जाती हैं. तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रतिभा सबके अंदर होती है. इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विदाउट टैलेंट पैदा हुआ है. कुछ प्रतिभाओं को अवसर मिल जाते हैं तो वो अपने टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वो स्किलफुल हो जाते हैं. और कुछ प्रतिभाएं जीवन भर अवसर की तलाश में रहती हैं या मिले हुए अवसरों का उचित दोहन नहीं कर पाती. तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं. मेरा अपना ये मानना है कि ये इसको दिविता के जीवन की, मैं ये मान के चलूँगा कि पहला कदम है बच्चे का. और पहले कदम पे तो तुम और हम भी जब चले थे, तो जब हम घुटने के बल सरकने के बाद जब चलना शुरू किया था, तो हमारे माता पिता, हमारे परिवार के जितने लोग थे, सब ने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि वाह, इसके द्वारा पहला उठाया गया पहला कदम. उन्होंने ऐसे अप्रिशिएट किया था जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर रखा गया आखिरी कदम. तो मेरा ये मानना है कि हमें इन बच्चों को, इस पहले कदम को वैसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए, वैसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए कि जैसे ये कदम. अब फिर इसके बाद इन कदमों के अंदर अगर हम वो रास्ता बना दें तो धीरे धीरे बच्चे अपने आप खड़े हो जाएंगे. तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ. मैं ये मानता हूँ कि ये जजमेंट का दौर नहीं है दिविता के लिए या प्रीत के लिए, ये सेलिब्रेशन का दौर है. तो इसका आनंद कीजिए. ये इनको पुरस्कृत करने का दौर है, ये इनकी सराहना करने का दौर है, और ये इनको कहीं ना कहीं पंप अप करने का दौर है. तो मैं इस बात से आनंदित हूँ कि इसका पहला कदम, भाई इसकी मैं अगर आगे भी चलती रही तो ये होगा कि इस पैरों में घुंघरू बंधा दो, फिर मेरी चाल देखिए. तो अगर इनको अवसर मिलते रहे तो लोग कहेंगे कि वाह क्या चाल है. लेकिन एक बात तो है, आप
इस मामले में लकी हैं कि पहली पिक्चर में आपके साथ आशुतोष सर थे, क्योंकि ये जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, मतलब मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे डिमोटिवेटेड आदमी अगर आपके साथ उसको 10 मिनट बैठा दिया जाए तो वो खड़ा होके फिर कहेगा मैं भी माउंट एवरेस्ट पे जो है जाने की तैयारी। कितनी अच्छी बात कही अमित ये आपने, सचमुच में ये मतलब मुझे आपसे जब भी मैं बात करता हूँ या आपके वीडियोस भी बहुत देखता हूँ मैं, मतलब सोशल मीडिया पे आपके तमाम वीडियोस, आपके कमेंट्स, आई डोंट नो आप फेसबुक पे इनके साथ जुड़ी हैं नहीं जुड़ी हैं, तो ये फेस टू फेस जुड़ी है, हाँ जी। फेस टू फेस जुड़ी है। एक बार मैंने इनकी एक जीवनी बनाई थी, इनकी मेरा शौक था कि बॉलीवुड किस्से करके एक, तो मैंने बनाई वो, तो ऐसी बनाई, मेरा शौक, तो इनका बर्थडे था तो मैंने बना दिया कि इनके गुरुजी के बारे में, दद्दा जी के बारे में और सब कुछ। ही शेयर्ड दैट, तो उससे मुझे एक बहुत मोटिवेशन मिला कि अरे यार उन्होंने, मैं शेयर कर दिया यार मेरा वीडियो, मतलब मुझे कम से कम 1000 लोगों ने जो है वो भेजा कि अरे देखो तुम्हारा ये शेयर हुआ, तो दैट मोटिवेटेड मी टू डू मोर। तो अगर हमें लाइफ में एक ऐसा मोटिवेशन मिल जाता है कई बार, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम साबित हो जाता है। तो आपको दिव्यता लेकिन एक्टिंग में आने का मोटिवेशन मिला कहाँ से, कब सोचा, कीड़ा कहाँ से काटा? मैं बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ इंक्लाइन थी और मैंने थिएटर भी किया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माय लाइफ, लाइक 4 इयर्स मैंने थिएटर किया है। और मेरा बचपन से ही कथक डांस सीखने का शौक़ था, मैंने 12 इयर्स कथक डांस सीखा है, मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूज़िक सीखा है। एंड आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देख रही थी राजी, जो आलिया भट्ट मैम की है। एंड आई थिंक वो देखते हुए मेरे अंदर कुछ तो हुआ और मैंने बस अपने आप को ये बोला कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो वो सिर्फ एक्टिंग है। एंड जैसा कि आपने अभी कहा कि आपकी पहली ही फिल्म में आशुतोष सर जैसे एक्टर्स आपके साथ हो, सो सर ने मुझे एवरी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू द मोस्ट इंटेंस सीन इन द फिल्म, जहाँ सर मेरे सामने थे और मैं एक बहुत ही गुस्सा करने वाला इमोशनल कैरेक्टर प्ले कर रही थी, विच इज़ वेरी ऑपोजिट टू दिव्यता एंड हीर। और सर ने इतना ईजी, इतना कंफर्टेबली मेरे से वो सीन करवा लिया, एंड ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैड टू परफॉर्म। बट I think sir just has a charm which makes everything so easy for you. ये तो मैं एग्री करता हूँ। सर आप में अंदर ये चार्म आया कहाँ से, ये बताइए पहले तो। आप इसका भी जवाब मुझे पता बड़ी खूबसूरती से देंगे। नहीं, क्या होता है कि एक बहुत अच्छा शेर है या सेइंग है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। क्या तो जो हम और आप, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम प्रकाशित हो रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हम और आप सिर्फ यंत्र हैं। ये मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। कोई और है जो आपके अंदर से बोलता है, कोई और है जो आपके अंदर से देखता है, कोई और है जो आपके अंदर से वो तमाम चीज़ें करता है। तो ये निर्णय उसका होता है कि इस यंत्र के माध्यम से उसको इस समय क्या काम करवाना है। तो अब इंतज़ार करते हैं 12 सितंबर का, उसके बाद हीर एक्सप्रेस जो है दौड़ेगी एकदम स्पीड से, उम्मीद करते हैं खूब सारे डीएम्स भी आएंगे, खूब सारे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम देखोगे ही, मैं तो बिल्कुल और देखूंगा देखने के बाद अपनी समीक्षा ज़रूर साझा करना। बिल्कुल सर, वो तो है मेरा ना? काम ही। वो तो आपका काम है, लेकिन उस समीक्षा को, मैंने कहा समीक्षा, क्योंकि क्रिटिक और समीक्षा में थोड़ा सा अंतर होता है। तो मैं आपने मुझे चाहता हूँ बताया, कि- जब हमने अभी हमारे राम की समीक्षा का जिक्र किया तो आपने बताई मुझे ये बात। तो समीक्षा करते हैं और उम्मीद है कि समीक्षा को आप जो है वो पॉजिटिवली लेंगी, क्योंकि कुछ अच्छा भी होगा और कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी होगा। बिल्कुल 100%। समीक्षा का मतलब ही होता है, आलोचना का मतलब ही होता है 360 डिग्री में देखना। हम उसको सिर्फ क्रिटिसाइज पे ले जाते हैं। आलोचना और निंदा दो अलग अलग चीज़ें हैं। आलोचना जिसका संबंध है लोचन से, कि आप की दृष्टि लोग 90 डिग्री देखते हैं, 180 दिखते हैं, लेकिन आप आलोचक जो होता है वो 360 डिग्री पे देख पाने में सक्षम है। तो उसको सारे पक्ष दिखाई देते हैं, तब वो अपना एक वक्तव्य हमारे और आपके सबके सामने साझा करता है। तो 12 सितंबर को मिलते हैं इंस्टाग्राम पे विद द रिव्यू एंड आई होप फिल्म अच्छी होगी और उसमें बहुत कुछ अच्छा बोलने को होगा
और कुछ मतलब मेरा ये मानना है सर कि मतलब मैं कभी भी कोई फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 5 में से 5 कुछ नहीं होता, जीवन और फिल्मों में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश। और मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी फिल्म के ऊपर अगर हमें कुछ कहना है तो देखने के बाद कहें, ये मेरा अपना ये नियम बिल्कुल है। बिल्कुल मेरा ये मानना कि किसी किताब को अगर आपको कोई किताब अच्छी नहीं लग रही तो पूरा पढ़ने के पहले उसको पूरा पढ़िए और फिर पूरा पढ़ने के बाद उसे कहिए कि अच्छी नहीं है। 2 पेज पढ़ के या पता लगा कि किसी वोरेशियस रीडर ने पढ़ी और उसके वक्तव्य सुन के हमने ये तय कर लिया कि नहीं नहीं ये किताब मेरी रुचि की नहीं है, ऐसी सिनेमा के बारे में होना चाहिए कि देखिए और उसके बाद फिर भरपूर सराहिए या भरपूर उसकी आलोचना कीजिए, या उसको अगर आपको कंडेम करना है तो कंडेम करिए, लेकिन देखने के बाद। बिल्कुल, ये तो मैं टोटली एग्री करता हूँ। और ये आई थिंक बहुत कम एक्टर्स में होता है कि जो क्रिटिसिज्म ले पाते हैं, जो हमने देखा कि मतलब हम इन जनरल हमें तारीफ सुनने की आदत होती है। मतलब तारीफ अगर आप 10 चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर 8-9 अच्छी हैं तो एक आध तो कई बार हम हर दिन एक जैसा नहीं होता। बड़ी सी बड़ी कार लेके चले जाएं आप, रोल्स रॉयस ले जाएं, मर्सिडीज ले जाएं, तो उसमें से भी पॉल्यूशन निकलता है। आपको पीयूसी करवानी पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर गति है तो उसमें प्रदूषण होगा। प्रदूषण को समाप्त नहीं कर सकते लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर आप चल रहे हैं तो कुछ चूकें आपसे जीवन में होंगी। तो देविता 12 सितंबर को मिलते हैं एंड आई होप कि ये और बड़ी सैयारा बने, बिकॉज अभी जो एक दौर चल रहा है न्यू कमर्स को लेके, नए सिनेमा को लेके लोग बहुत वेलकम हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि प्यारी सी फिल्म होगी ये और सबको पसंद आएगी। बहुत family प्यारी के साथ फिल्म जाके है। देखेंगे। और इस फिल्म के जो मेकर हैं, डायरेक्टर हैं उमेश शुक्ला हैं, तो उमेश शुक्ला ने ओ माई गॉड बिल्कुल, 1 बिल्कुल। बनाई थी, फिर 102 नॉट आउट बनाई थी। तो ऐसी फिल्में बनाने वाला निर्देशक अगर ये फिल्म बना रहा है तो निश्चित रूप से ये तो तय है कि आपको अच्छी और बुरी लगना ये व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन फिल्म सच्ची लगेगी। बिल्कुल, और उम्मीद है मुझे। एंड थैंक यू सो मच कि आप आई और आपके साथ सर आए और फिर बहुत कुछ दे के गए जो अगले कई दिन तक साथ में रहेगा। हम उसका जिक्र अपने वीडियोस में, अपने कहीं कहीं पे उन लाइनों का जिक्र करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा आते हैं तो कुछ दे के जाते हैं। वो कहते हैं ना कुछ चीज़, जैसे मैंने वो लाइन की कि शत्रु नमस्कार और तिरस्कार, तो वो लाइन मेरे दिमाग में जो है वो अब रह गई। तो अभी कोई शत्रु आता है तो मैं मतलब उसको नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड डू वॉच हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर को इन थिएटर्स, और एबीपी न्यूज़ पे ये इंटरव्यू देख लीजिएगा और रिव्यू भी देख लीजिएगा। थैंक यू।